स्पीकर पद क्यों चाहते हैं नीतीश और नायडू? 7 पॉइंट्स में समझेंगे स्पीकर की ताकत। अब बात है 13 मार्च 1998। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार बनी और इस सरकार को दक्षिण भारत की 2 प्रमुख पार्टियों डीएमके और टीडीपी का समर्थन था। टीडीपी ने जिद करके अपने नेता जीएमसी बालयोगी को स्पीकर बनवा लिया। इसके करीब 13 महीने बाद डीएमके ने अटल सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया और अब यहाँ स्पीकर का रोल बेहद अहम हो गया। अटल सरकार के पास बहुमत है या नहीं, ये जानने के लिए 17 अप्रैल 1999 को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। इस दौरान कुछ लोगों ने देखा कि स्पीकर बालयोगी ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन की तरफ एक पर्ची बढ़ाई। गोपालन ने उस पर क्या लिखा था उसे टाइप कराने भेज दिया गया। उस टाइप किए हुए कागज में बालयोगी ने एक रूलिंग दी थी जिसमें कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग को अपने विवेक के आधार पर वोट देने की अनुमति दी गई। दरअसल गोमांग फरवरी में ही ओडिशा के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से अब तक इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसे में संसद में वोट देंगे या नहीं, यह स्पीकर बालयोगी को तय करना था। भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री संसद में वोट देने पहुंचे। उन्होंने अपना वोट अटल बिहारी सरकार के खिलाफ दिया। इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पर अटल सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 मत पड़े। तो इस तरह स्पीकर ने विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया और सिर्फ एक वोट से अटल सरकार गिर गई। ये एक उदाहरण स्पीकर पद की अहमियत बताने के लिए काफ़ी है। अब 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये पद फिर से चर्चा में है। नतीजों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है और अब वो चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के सहारे सरकार बनाने जा रही है। और इस बीच खबरें आ रही हैं कि दोनों ही पार्टियां स्पीकर पद के लिए अड़ी हुई हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि स्पीकर का पद कितना ताकतवर होता है, सदन चलाने में स्पीकर की क्या भूमिका होती है, स्पीकर के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसके वजह से नायडू और नीतीश इसके लिए अड़े हुए हैं, स्पीकर सरकार की किस तरह मदद कर सकता है और क्या कोई स्पीकर किसी सरकार के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, क्या स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि स्पीकर के अलावा वित्त मंत्रालय की भी मांग क्यों कर रहे हैं नीतीश और नायडू। संविधान के आर्टिकल 93 और 178 में सांसद के दोनों सदनों और विधानसभा अध्यक्ष पद का जिक्र है। आमतौर पर लोकसभा में नई सरकार बनते ही स्पीकर चुनने की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 3 दिन के अंदर इनकी नियुक्ति होती है। स्पीकर लोकसभा का प्रमुख और पीठासीन अधिकारी होता है। कुल मिलाकर लोकसभा कैसे चलेगी इसकी पूरी जिम्मेदारी स्पीकर पर होती है। वो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का भी फैसला स्पीकर ही करता है और वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक भी आयोजित कर सकता है। अब दूसरा सवाल, सदन चलने में स्पीकर की क्या भूमिका होती है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के मुताबिक स्पीकर का मुख्य काम सदन को नियम और कानून से चलाना है। इसके साथ संसद सदस्यों की शक्ति और विशेष अधिकारों को भी ये रक्षा करते हैं और संसद से जुड़े किसी भी मामले में इनका फैसला ही सर्वोच्च होता है। स्पीकर ही वो व्यक्ति है जो संसद सदस्यों की बैठक में चर्चा का एजेंडा तय करता है। इसके साथ स्पीकर सांसदों के अनियंत्रित व्यवहार के लिए उन्हें दंडित भी करता है और इन सब के अलावा अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव की अनुमति भी स्पीकर ही देता है। संसद में किस बिल या अहम मुद्दों पर कौन सदस्य वोट कर सकता है और कौन नहीं, संसद कब चलेगी, कब स्थगित करना है, कानूनी रूप से ये सभी फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल, स्पीकर के पास ऐसी कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से नायडू और नीतीश इसके लिए अड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई के मुताबिक नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हों, लेकिन उनकी सरकार एनडीए के सहयोगी दलों की बैसाखी पर ही रहेगी। अब गठबंधन सरकार में छोटे दलों के सांसद टूटकर दूसरे दलों में शामिल होने का खतरा रहता है। किसी भी सांसद को एक दल से दूसरे दल में जाने से रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार 1985 में दल बदल कानून लेकर आई थी और इस दल बदल कानून के तहत स्पीकर को काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। दल बदल कानून में स्पीकर की भूमिका बहुत अहम होती है। स्पीकर अपने विवेक से दल बदलने वाले सांसद को चाहे तो अयोग्य भी घोषित कर सकता है
और सबसे इंपॉर्टेंट, दल बदल कानून में स्पीकर के फैसले को बदलने का सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत सीमित अधिकार होता है। आपको याद होगा कि स्पीकर के एक आदेश पर दिसंबर 2023 में एक साथ विपक्ष के 78 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया था। विरोध करने वाले सांसदों की बातों को रिकॉर्डिंग से कई मौके पर स्पीकर के आदेश पर हटाया गया। ऐसी स्थिति पैदा न हो इसलिए दोनों नेता स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहते हैं। चौथा सवाल, स्पीकर सरकार की किस तरह मदद कर सकता है? संविधान के अनुच्छेद 110(1) के तहत संसद में मनी बिल पेश होता है जो राजस्व और खर्च से जुड़े होते हैं। ऐसे विधायकों पर राज्यसभा में चर्चा तो हो सकती है लेकिन उस पर कोई वोटिंग नहीं हो सकती। मनी बिल है या नहीं इस पर आखिरी फैसला स्पीकर ही करते हैं। जैसा सितंबर 2020 में संसद में पेश होने वाले 3 कृषि अधिनियम इसके उदाहरण हैं। इसमें स्पीकर ने इन तीनों बिलों को मनी बिल माना था, जबकि एक्सपर्ट्स का कहना था कि इन तीनों बिलों का देश के राजकोष और बजट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन्हें मनी बिल में नहीं रखना चाहिए। दूसरा उदाहरण आपको याद होगा 8 जुलाई 2008 जब परमाणु समझौते के मुद्दे पर सीपीआई ने कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया था। लेफ्ट दलों की ओर से सोमनाथ चटर्जी मनमोहन सरकार में इस समय स्पीकर थे। उनकी पार्टी ने उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन चटर्जी ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में नोटों की गड्डियां लहराई गई। स्पीकर चाहते तो मत विभाजन को रोका जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नोट उछाले जाने के बाद भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। इसमें मनमोहन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। क्या कोई स्पीकर किसी सरकार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है? तो जवाब है हाँ। पीडीटी आचार्य जो कि एक्सपर्ट है कहते हैं कि स्पीकर का मुख्य काम सरकार के हितों की रक्षा करना है और स्पीकर से अपेक्षा की जाती है कि वो सरकार के समर्थन में हो। अगर वह सरकार से असहमत हो जाए तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अब सवाल है कि क्या स्पीकर के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? इसे 1 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के हिसाब से समझते हैं। दरअसल एक मामले में स्पीकर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रामन्ना ने कहा था कि दल बदल कानून में कोर्ट के पास सीमित अधिकार हैं। इस कानून के तहत किसी भी स्पीकर के फैसले को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अब स्पीकर के अलावा वित्त मंत्रालय की भी मांग कर रहे हैं नीतीश और नायडू। आखिर क्यों? पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक सरकार में 4 पोर्टफोलियो गृह, वित्त, रक्षा और विदेश सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यही वजह है कि दोनों गठबंधन इसमें से एक विभाग अपने पास रखना चाहते हैं। 2 मुख्य वजहों से एनडीए गठबंधन के दोनों बड़े दल जेडीयू और टीडीपी वित्त मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है फंड और बजट का बंटवारा। दोनों दल लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, दोनों ही स्थिति में फंड और बजट एलोकेशन का सारा काम वित्त मंत्रालय से ही होना है और यही वजह है कि दोनों दलों ने यह विभाग की मांग की है। अब ईडी और वित्त मंत्रालय का भी एक कनेक्शन है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करता है। अब चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कौशल विकास निगम केस की फाइल ईडी के पास है। ईडी ने चुनाव के पहले देश भर में अलग अलग दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। ऐसे में संभव है कि नायडू और नीतीश देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी ईडी पर कंट्रोल के लिए भी इस विभाग की मांग कर रहे हैं। तो अंत में किसको कौन सा विभाग मिलेगा ये अभी बताना मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।